नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपका 23 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो हमारा दैनिक करंट अफेयर्स आपको मिलता है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिकोड एग्जाम के नाम से बना हुआ है, टेलीग्राम पे आप लोग विजिट कीजिएगा। वहां पर इसी करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आप लोग को डेली नाइट में मिल जाता है। लेकिन एक बात यहां पर विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ पीडीएफ मत पढ़िएगा, यहां पर आप लोग क्या काम करिएगा, जो मैं कंटेंट पढ़ाता हूं उस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। बिकॉज ऑफ यहां पर कुछ अन्य ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पीडीएफ में नहीं होते हैं, जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे मैं टास्क देता हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो कि पीडीएफ में आपको नहीं मिलती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो देखिए और वीडियो के बाद रिवीजन के तौर पर आप लोग पीडीएफ रात में 9 बजे पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली करते हैं हम लोग रिवीजन। और रिवीजन के तौर पर मैं आपसे डेली कहता हूं कि चाहे वो कंटेंट आपका करंट अफेयर्स का हो या फिर करंट के अलावा आपका जीएस का कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट हो, रिवीजन आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कॉल्स हमारे पास आती हैं, उनमें एक ही क्वेरी रहती है कि सर जीएस पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, करंट अफेयर्स याद नहीं रहता है। रीजन इसका है कि आप पढ़ते बहुत हैं, मेहनती हैं, निश्चित तौर पर आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ा आपका क्या है, ड्रॉबैक है। तो मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो रिवीजन जरूर किया करिए। डेली रिवीजन, वीक में रिवीजन, 16 डेज पे रिवीजन एंड मंथ के लास्ट में रिवीजन, इतना करिएगा रिवीजन। यकीन रखिएगा आपका कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा। राइट, चलिए आगे। तो हम लोग लास्ट डे के रिवीजन में पहला पॉइंट क्या देखते हैं कि व्हाइट हाउस ने एक कोविड-19 वेबसाइट लॉन्च की है और जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि जब कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पे था, उस समय भी चीन को लेकर के जो है बातें कही गई थी कि चीन की एक लैब से कोरोना वायरस जो है लीक हुआ अपने आप में, ठीक है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दरअसल ये जो व्हाइट हाउस की में जो ये वेबसाइट बनाई है, यहां पर जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के बाइडेन जी, उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साथ में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ठहराया गया। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसी के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि बनी किस रूप में WHO से अमेरिका के बाहर होने की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानना जरूरी है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि पीसीएस या यूपीएससी या आपके अदर स्टेट के एग्जाम में ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है कि कोविड को लेकर के क्या कुछ चीजें रही हैं पहले से, ठीक है। तो कोविड भले ही बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी भी आपके लिए जो है क्या है, इंपॉर्टेंट, यानी कि कोरोना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना नहीं, मैंने कल भी कहा था कोरोना, बहुत लोग कहते हैं कोरोना नहीं कहना है, कोरोना कहना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि लॉ कमीशन का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और कल हमने विधि आयोग के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी दी थी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। हाल ही में बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है और मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग पूरी लिस्टिंग कर लीजिएगा हाल फिलहाल में किन किन वस्तुओं को या किन किन चीजों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश के किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इंटरपोल का जो अध्यक्ष अभी चुना गया है फाइनली, वो कौन सा देश है, वो संयुक्त अरब अमीरात है। ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। राइट, चलिए आगे। हाल ही में भारत में पहली बार किसी ट्रेन के अंदर एटीएम मशीन लगाई गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाई है और किस ट्रेन में लगाई है, पंचवटी एक्सप्रेस में लगाई है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ट्रेन में पहली बार एटीएम लगाया गया है, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है, यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर होंगे, ध्यान दीजिएगा। और हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को दरअसल हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया से मोस्टली कौन प्रभावित होता है,
पुरुष प्रभावित होते हैं, मेल्स प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं। और इसका जो वाहक एक तरीके से होता है वो महिलाएं होती हैं, यानी कि महिलाओं और में ये कम होता है, लेकिन महिलाओं से ये फैलता है दरअसल क्या, हीमोफीलिया। और ये जेनेटिक अर्थात आनुवंशिक बीमारी के रूप में जाना जाता है। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त के थक्का ना बनने की वजह से जब किसी आपकी बॉडी के किसी पार्ट में कोई चोट लगती है, कोई अगर इंजरी होती है, तो ऐसे में आपका ब्लड नहीं रुकता है। ना रुकने का कारण क्या है कि ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा कि रक्त का थक्का जो है किसकी कमी से नहीं बनता है। कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे जरूर देंगे। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। आइए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 20 अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर गांधी सागर में छोड़े गए हैं, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक, कौन, शुभांशु शुक्ला, मई में एक्सियोम स्पेस के AAX-4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, के लिए उड़ान भरेंगे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। नागार्जुन है, जानते होंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का पहला हमारा जो है टॉपिक है सिविल सर्विसेज डे, या सिविल सर्विस डे, या लोक सेवा दिवस भी इसको बोलते हैं। आप सभी लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या इन फ्यूचर करने वाले होंगे, तो यह दिवस आपको जानना जरूरी है। और इसकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के तत्वाधान में रखी गई थी। और आइए इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो हर साल 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे यानी कि लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह दिन सिविल सेवकों को उनके योगदान कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, और इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे सिविल जो सर्विसेज के लोग होते हैं, अर्थात जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं, यानी कि जो सिविल सेवक होते हैं, क्या, जो सिविल सेवक होते हैं। जैसे कि आप परीक्षा की तैयारी किसकी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, तो आप राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में तैयारी कर रहे होंगे सेंट्रल की, तो आप जो है डीएम बन के जाएंगे, एसडीएम बन के जाएंगे, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि जो है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एक केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा होती है, एक राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है। पीसीएस राज्य सिविल सेवा परीक्षा हो गई, और यूपीएससी केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा हो गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सिविल सेवक होते हैं, इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, गुड गवर्नेंस का। क्या, गुड गवर्नेंस का। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, गुड गवर्नेंस का। ठीक है, ये टॉपिक क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुशासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुशासन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न बनता है। ये आपके पेपर सेकंड जो आपका पॉलिटी है ना, पॉलिटी वाले पेपर में जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल पेपर में, सेकंड पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, वहां पर गुड गवर्नेंस पर प्रश्न खूब पूछता है, सुशासन क्या है। तो इसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई सुशासन कैसे आ सकता है। उसके 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं गुड गवर्नेंस के लिए। क्या होती है, नंबर 1 चीज होती है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी। क्या, अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जवाबदेहिता बोलते हैं ना। क्या, जवाबदेहिता, है ना, जवाबदेहिता। और दूसरी चीज क्या होती है, पारदर्शिता। क्या, पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता, पारदर्शिता, यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी कि अगर जवाबदेहिता और पारदर्शिता है तो गुड गवर्नेंस की संकल्पना क्या होगी, साकारित होगी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, डिटेल्स में अगर आप इसको समझेंगे, तो इसी को हम लोग कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, राम राज्य की संकल्पना कहते हैं। राम राज्य की संकल्पना। क्या, राम राज्य की संकल्पना। भाई साहब इसको अदर वे में मत लीजिएगा। राम राज्य गांधी का कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी का। राम राज्य से मतलब क्या है, सुशासन से मतलब है जहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी में समानता हो, सभी लोग सभी प्रकार से आगे बढ़े। ये होता है राम राज्य की संकल्पना। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं राम राज्य। ठीक है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ओके, और राम राज्य की संकल्पना पर खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस पर जो है आपके इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि इस गुड गवर्नेंस के टॉपिक को आप लोग, जो कि पेपर सेकंड में है, बनता है टॉपिक, इससे याद लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि गवर्नेंस का टॉपिक सिर्फ आपके मेंस में ही नहीं है। लास्ट टाइम पीसीएस के एग्जाम के पहले मैंने गुड गवर्नेंस के टॉपिक को पढ़ाया था, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कहा था कि प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है, और पीसीएस 2024 की परीक्षा में गुड गवर्नेंस पर प्री में प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी मैं पॉइंट कहता हूं
पूरे दिल दिमाग से आप लोग इसको सुना करिए, समझा करिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि गवर्नेंस के टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और साथ साथ में अगर गवर्नेंस का टॉपिक तैयार करते हैं तो एक टॉपिक और तैयार कर लीजिएगा जिसको हम कहते हैं सिटीजन चार्टर, और एक टॉपिक और है आपका आरटीआई। ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेंस के टॉपिक है लेकिन प्री में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये गवर्नेंस का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा सिटीजन चार्टर, क्या नंबर 1 टॉपिक क्या तैयार करना है आपको? सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके एग्जाम के लिए, सिटीजन चार्टर। और फिर इसके बाद आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। कल इस पर हमने आपको प्रश्न भी दिया था, सूचना का अधिकार और सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये मैं टास्क आपको पहला देता हूं, और ये तीनों टॉपिक यानी कि गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर और आरटीआई, 3 के 3 टॉपिक आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार कर लेंगे। भाई साहब बैठे मत रहिए, चैटियाने पर ध्यान मत दीजिए, फोकस कर लीजिए स्टडी पर, ठीक है? मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई साहब, ओके, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, लोक सेवा दिवस देश भर में लोक सेवकों के लिए नागरिकों के हित के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने और अपने कार्य में लोक सेवा और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है कि भाई हम जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो हम लोग जो है सरकार के प्रति ईमानदार रहेंगे, जनता के प्रति क्या रहेंगे? ईमानदार रहेंगे, और सरकार जो प्रोग्राम एंड प्रोसेस बनाएगी उसको हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करने का कार्य करेंगे, ठीक है? 21 अप्रैल की तारीख उस दिन को याद करने के लिए चुनी गई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध सिविल सेवा से किस प्रकार से है, आप निश्चित तौर पर इसको जानते और समझते होंगे। अगर आप मसूरी के बारे में, लवासना के बारे में आप जानते होंगे तो फिर आप इसको बखूबी जानते होंगे, ठीक है? तो ये आपका टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी लिखा हुआ है। 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 21 मई या फिर 20 जून। तो मनाया जाता है कब? 21 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है, भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। एक रिपोर्ट अभी जारी की गई, उस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं कि भाई स्टील उत्पादन में जो है एक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करेगा। बड़ा उपलब्धि अपने आप में होगी, यानी कि भारत 2030 तक। तो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि किस वर्ष तक भारत 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा? आप कहेंगे सर वर्ष 2030 तक कर लेगा यहां से, ठीक है? यह फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, राइट? इस दौरान प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़कर 160 किलो हो जाएगी। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। और देश के स्टील सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते मुंबई में इंडिया स्टील 2025 इवेंट भी होने जा रहा है, यानी कि स्टील के बारे में जानकारी देने के लिए, इसकी ग्रोथ, इसमें ग्रोथ करने के लिए ये एक प्रोग्राम जो है, एक आयोजन इंडिया स्टील 2025 इवेंट जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है? इसमें कंपनियों को नॉलेज एक्सचेंज के साथ इंटरस्टेट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी करने का मौका मिलेगा, ठीक है? याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। इस ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मैंने किया लिख दिया है क्योंकि जब आप हो सकता है कल को 2-4 दिन बाद पढ़ें, तो मैंने किया लिख दिया, ठीक है? अभी चूंकि आज 23 है, 24 को करेंगे, यानी कल करेंगे, ठीक है? देश विशिष्ट सत्रों में दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया सहित प्रमुख स्टील उत्पादक देश शामिल होंगे। इन चर्चाओं में भारत के स्टील उत्पादन को जोखिम मुक्त करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि ग्लोबली जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से हम स्टील उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं और 2030 तक का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें, ठीक है? याद रखिए, बात 2030 तक आई है, तो 2030 तक कई सारे अन्य हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, खासकर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2030 तक हमारे कौन कौन से लक्ष्य हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। देखते हैं, ये रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन हो गया, देखते हैं आपका माइंडसेट कितना बढ़िया है। 2030 तक भारत के अन्य कौन कौन से लक्ष्य हैं, मैं आपसे तुरंत अपेक्षा करता हूं कि आप बताएंगे। और ऐसा प्रश्न हो सकता है आपके एक इंटरव्यू पूछ लेके, बताओ भाई साहब 2030 तक भारत ने कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देखते हैं जरा आपका जो है, आपका आईक्यू लेवल कितना बढ़िया है। कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए जल्दी जल्दी से कि 2030 तक कौन कौन से लक्ष्य भारत ने या केंद्र सरकार ने निर्धारित किए हैं, ठीक है? कमेंट करिएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है नंबर 1,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, देश के स्टील सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मुंबई में इंडिया स्टील 2025 इवेंट आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट। नाउ भारत की डीबीटी प्रणाली, डीबीटी क्या बोल देंगे इसको? डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या होता है आप जानते होंगे। सरकार ने जो है क्या क्या था, जनधन खाते सबके खुलवाए थे और खातों के माध्यम से सबसे बढ़िया बात हुई थी कि सरकार जो पैसा होता है, पहले क्या होता था, सरकार अलग अलग जो है गेटवे के माध्यम से पैसा पेमेंट करती थी अलग अलग जो है लाभार्थियों को। लेकिन जब से जनधन खाते खुल गए तब से सरकार क्या काम कर रही है कि सभी के खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर करती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी लाभ होता है सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाता है। और इससे क्या हुआ, इससे एक बड़े स्तर पर करप्शन को रोकने में जो है क्या हुई, सहायता मिली और यह बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब अन्य और बहुत सारे खाते खुल गए हैं और लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और करप्शन शून्य का जो लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में डीबीटी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हुई है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। हालांकि दिक्कत एक यहां पर यह हुई है कि इस पर करप्शन तो रोक तो लग गया, लेकिन दिक्कत क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए करप्शन का एक नया मोड़ आ गया। चूंकि भारत क्या है, जुगाड़, दूसरा नाम भारत का क्या है, जुगाड़ देश है ना, जुगाड़। तो जो बाबू लोग होते हैं ना, जिन्हें करप्शन करना होता है, क्या करते हैं भाई साहब, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए लाभार्थी है, ठीक है, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये CENTRA सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सीधे अकाउंट में इनके पैसा डाल देगी। ठीक है, सीधे डाल देगी। लेकिन अब इनके इस अकाउंट नंबर पे पैसा डालने के लिए भाई कोई बी नाम की योजना है, तो इस योजना के लिए कुछ कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, कागजी कार्रवाई, ऐसे तो नहीं आ जाएगा। तो कागजी कार्रवाई करने के लिए यहां पर कौन बैठे हैं, बाबू बैठे हैं। ठीक है, अब बाबू पैसा तो नहीं ले सकते हैं सीधे, क्योंकि पैसा तो भैया सीधे इनके अकाउंट में जाएगा। तो अब पहले क्या होता था कि पैसा बाबू के थ्रू इन तक जाता था। पहले पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बाबू को देती थी, बाबू से फिर इनके पास जाता था। तो जब ये पैसा भाई साहब बाबू साहब के पास लेने आते थे, तो माना कि 100 रुपया इनको जाना है, तो 100 में से कम भैया 60 रुपया तो बाबूजी खा लेते थे। ठीक है, अब 60 में से 40 मिलता था इनको, लाभार्थी को। ठीक, तो जब सरकार ने क्या कहा कि नहीं भैया हम बाबू को नहीं देंगे पैसा, सरकार ने कहा हम तो सीधे अकाउंट नंबर में डालेंगे। तो यानी कि जो 100 रुपया यहां से चला था, सीधे 100 रुपया डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में पहुंच गया। लेकिन करप्शन का एक नया रूप निकला सामने। वो क्या निकला कि जब कागजी कार्रवाई के लिए ए नाम का व्यक्ति इन बाबू साहब के पास जाता है, तो चूंकि इनको पता है कि पैसा तो सीधे इनके अकाउंट में जाएगा, हम तो नहीं मार पाएंगे बाजी, तो क्या करते हैं, कहते हैं भाई साहब तुम्हारा कागज पे हम साइन तभी करेंगे जी जब हमको तुम कुछ पैसा दोगे। समझ रहे हैं आप? तो क्या होता है चक्कर कि यहां पे कुछ पैसा ले लिया जाता है, यानी 150 70 जितना भी लेते होंगे, ठीक है, तो यहां पर पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद फिर जो है फिर यहां पर इनको आगे फाइल की बढ़ाई जाती है। तो यह भी करप्शन का नया रूप आ गया। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर डीबीटी के माध्यम से करप्शन को रोका गया है, जो कि सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखी गई है। तो भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र जारी किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी पहल ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। एक बड़ा अमाउंट जो है सेव किया गया है डीबीटी के माध्यम से, जो कि पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, करप्शन की भेंट चढ़ जाता था। ठीक है, इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसके अलावा नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पूछ लेगा कि बताओ जो है डीबीटी ने किस प्रकार से जो है पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। शॉर्ट नोट्स में 125 शब्दों में मुख्य परीक्षा में पीसेस में लिखने के लिए आ जाएगा, तो इसके डिटेलिंग आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से डीबीटी ने पारदर्शिता को बढ़ा करके भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता की है। याद रहेगा पॉइंट, ये नोट कर लीजिएगा, जो आपने कॉपी सेकंड नंबर की बनाई होगी टास्क वाली के अलावा दूसरी वाली। ठीक है, चलिए आगे।
यह नीति दस्तावेज, बजटीय दक्षता, सब्सिडी युक्तिकरण और सामाजिक परिणामों पर डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2009 से 2024 के बीच के आंकड़ों का मूल्यांकन है। यानी कि जो रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है उसमें आंकड़े 2009 से 2024 के बीच के लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आधार से जुड़े प्रमाणीकरण ने फर्जी लाभार्थियों को समाप्त कर दिया है। आप जानते होंगे कि जहां एक और क्या किया गया, जहां एक और जनधन अकाउंट खोले गए, बैंक अकाउंट खोले गए, तो वहीं दूसरी ओर आधार भी बनाया जाने लगा और आधार से आइडेंटिफिकेशन बहुत मजबूत हुआ। ऐसे में करप्शन पर बहुत जबरदस्त चोट मारी गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डीबीटी ने संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया है जिससे कम राजकोषीय व्यय के साथ व्यापक लाभार्थी पहुंच संभव हुई है। ये कुछ पॉइंट थे जो कि डीबीटी से रिलेटेड थे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत की डीबीटी प्रणाली मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। बिल्कुल सही बात है, डेटा तो यही कहता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली राइट है। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। यह भी इंपॉर्टेंट है और अभी ये भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जो है संयुक्त अरब अमीरात के अल धपरा एयर बेस पर पहुंची है, जहां वह प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, क्या नाम है इसका, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। ठीक है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में दरअसल ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के साथ में अलग अलग कई देशों के जो है वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के मिग 29 और जगुआर विमान ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। तो कई बार क्या होता है कि प्रमुख युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन सी मिसाइलें, कौन से प्रमुख वायुयान भाग ले रहे हैं, उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस पॉइंट को आप लोग तुरंत क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रहेगा। आगे, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि इसमें कई राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिसमें भारतीय वायुसेना के अलावा कौन कौन से देश हैं आप देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। तो ये कुछ प्रमुख कंट्री हैं जो कि इस डेजर्ट में डेजर्ट जो अभ्यास है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, यह अभ्यास, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यह अभ्यास 21 अप्रैल से यानी कि शुरू हो चुका है। तो 21 अप्रैल से लेकर के और 8 मई 2025 के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य दुनिया की कुछ सबसे सक्षम वायुसेनाओं के साथ परिचालन ज्ञान और सर्वोत्तम प्रणालियों का आदान प्रदान करते हुए जटिल और विविध लड़ाकू अभियानों को अंजाम देना है। ठीक है, कि अलग अलग जो देशों की जो वायुसेनाएं हैं, जो एयरफोर्स हैं, उनके तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और आपस में सहयोगात्मक जो है कार्य करते हुए आगे बढ़ना, ये इस जो है अभ्यास का मुख्य मोटो है, याद रहेगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ है। और यह अभ्यास 21 अप्रैल से 8 मई 2025 के मध्य में आयोजित किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन है। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ, 1 और 2 दोनों कथन है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है, और आप जानते होंगे लीवर से संबंधित आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं और इसके लिए बहुत सारे घरों में ना वो एक टॉनिक क्या आती है ना, लिवर 52 करके समथिंग आती है ना, लिवर 52 शायद आती है, हाँ शायद, आई थिंक यही नाम है इसका। भाई साहब, यकृत यानी कि लीवर संबंधित बीमारियां बहुत हो रही हैं और इसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो है आपका खान पीन यानी कि आपका भोजन। ठीक है, ये बात विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। जितना शुद्ध सात्विक शाकाहार आप जो है उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉनवेज खाते होंगे, खाइए, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश करिए नॉनवेज कम से कम खाइए, या फिर मैं कहूं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना खाइए, बिकॉज ऑफ ये हमारी ह्यूमन बॉडी, मैंने इस पर कई बार कमेंट इस पर मैंने किया कि हमारी ह्यूमन बॉडी नॉनवेज के लिए क्या है, नहीं बनी है। इसके बहुत सारे साइंस है इसके पीछे। ठीक है, हालांकि आजकल के डॉक्टर लोग कलाकार हो गए, बोलते खाया करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी शाकाहार है, वेज जो हमारे पास मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, खाते हैं आप, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं आपको, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आपको अपने खाने पीने का अधिकार है, लेकिन फिर भी जिस चीज के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है, जिसके लिए हमारा मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म नहीं है,
वो चीज अगर हम खाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी बॉडी में उसका हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो लिवर संबंधी बीमारियां जंक फूड खाने से, दूषित भोजन खाने से, ठीक है, और जो आपके अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको खाने से लिवर की समस्या बहुत होती है। तो इसी को जो है अवेयर करने के लिए विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल यानी कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका उद्देश्य आम जनता में यकृत रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। आगे, इस स्वास्थ्य जागरूकता दिवस पर आयोजित गतिविधियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय शासकीय समूहों के संघों के साथ मिलकर के आयोजित की जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो है विश्व यकृत दिवस की थीम क्या है इस वर्ष की, तो है भोजन ही क्या है, दवा है। देखो ये पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा, क्या भोजन ही दवा है। लेकिन कौन सी भोजन दवा है? अनवांटेड भोजन नहीं भाई साहब, जंक फूड नहीं, जो भर भर के गोलगप्पा खाते हो ना जी, खाया करो, मैं नहीं मना करो, लेकिन देखा करो कि साफ सफाई कितनी है, कैसे पानी बनाया है, क्या किया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो आजकल तो कबाब पराठे वो चल रहे हैं भाई साहब, इतना घटिया चीज है ये कि मैं आपसे क्या बताऊं, मत खाना, ठीक है, बहुत हार्मफुल है। पिज्जा खाते हो, बहुत बहुत खराब चीज है पिज्जा, मत खाइएगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत खराब तरीके से बनाई जाती हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। खासकर फीमेल्स तो खूब भर भर के खाते हैं गोलगप्पे वगैरह, मत खाया करिए, नहीं तो दिमाग भी गोलगप्पे जैसा ही हो जाएगा सब लोगों का। नहीं, ऐसे नहीं करना है, खाया करिए, मैं भी खाता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिटेड खाया करिए, महीने 2 महीने पर खाया करिए। ये नहीं कि रोजे साइकिल और स्कूटी उठा के पहुंच गई खट से, है ना, ठेले वाले के सामने, मत करिएगा, नहीं तो दिमाग कुंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन ही दवा है, यानी कि अगर आप भोजन अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी, ठीक है। जैसे आप सुबह उठ करके अगर आप अंकुरित जो है अनाज खाते हैं, सत्तू, इस समय सत्तू का समय है, सत्तू खूब पीजिए। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक इतनी हार्मफुल है, उसको लोग टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक को, है ना। तो अब तो फिर भी कुछ ठीक आने लगे, पहले तो कोल्ड ड्रिंक बहुत बहुत हार्मफुल आती थी अपने आप में, उससे बचिए। सत्तू पीजिए, सत्तू घोलिए गिलास में, उसमें नींबू डालिए, हरी मिर्च काटिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं उसको घुमाइए, मतलब ग्लास में राउंड करिए, और उसके बाद आराम से बढ़िया टॉनिक बना के पी जाइए, मस्त एकदम, पूरा दिन एकदम तरोताजा आप रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, सत्तू खाना आपके लिए क्या है, आपकी स्टैंडर्ड को डाउन कर देता है। सत्तू खाओगे, गरीबों का खाना, भाई साहब इसी पर दुनिया मर रही है, इसको चाह रही है, नहीं मिल रहा है भोजन, ठीक है। मिलेट्स का इस्तेमाल खूब करिए, लेकिन आप करते नहीं, आप तो जंक फूड खाइएगा, है नहीं, पिज्जा खाइएगा, तो कहां से काम चलेगा। चलिए, यकृत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यकृत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि यह शरीर में सबसे बड़ा ठोस अंग है, इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, विषाक्त पदार्थों को हटाना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करना और पित्त का उत्पादन करना है, ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक जो है बनाना है। इसके अलावा ये कई सारे पॉइंट यहां पर और लिखे हैं, जैसे कि रक्त को फिल्टर करना, मैंने बता दिया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है, पित्त का उत्पादन करता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये विषाक्त पदार्थों को हटाता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं किसके, यकृत के, तो इसको भी देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये भी पॉइंट यहां पर कुछ दिया है यकृत के बारे में, सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, अभी हमने आपको बताया कब मनाया जाता है, ये देखो डी ऑप्शन, यानी कि 19 अप्रैल को, यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है इस बार, भोजन ही दवा है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे, गिटेक्स 2025 ये एक आयोजन हुआ है, ठीक है, तकनीक एवं स्टार्टअप से संबंधित, किससे, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टार्टअप करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है, राइट। तो गिटेक्स एक आयोजन है जो कि तकनीक एवं स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका का सबसे बड़ा कार्यक्रम। गिटेक्स नीति निर्माताओं, परिवर्तनकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों को सामूहिक रूप से चर्चा एवं सहयोग करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के समावेशी एवं न्याय संगत विकास की अनिवार्यता को आगे बढ़ाने के अवसरों पर विचार विमर्श करने का एक मंच प्रदान करता है। 3 दिवस का एक कार्यक्रम है और 3 दिवसीय यह कार्यक्रम हाल ही में मोरक्को की राजधानी मार्केस में संपन्न हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए प्रश्न यह बन जाता है कि बताओ गिटेक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, आप तुरंत उत्तर देंगे फट से, कहां पर किया गया, मोरक्को की राजधानी कहां पर, आपके मार्केस में किया गया। याद रहेगा पॉइंट, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदान की कि किस प्रकार से भारत स्टार्टअप के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के माध्यम से वैश्विक और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है, ठीक है, याद रहेगा। यहां पर पॉइंट दे रखा है यहां पर।
कि गिटेक्स अफ्रीका 2025 में भारत की भागीदारी ने कौशल निर्माण और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर ग्लोबली एक अग्रणी देश के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया कि किस प्रकार से कौशल विकास के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से भारत ने अपने आप को मजबूत स्थिति में बरकरार रखा है। और 2047 तक का जो लक्ष्य भारत ने रखा है विकसित भारत का, उसमें जो है स्किल जो प्रोग्राम है वो बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए गिटेक्स 2025 हाल ही में कहां संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ कहां पर? मोरक्को, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भाई साहब है इस समय, और ये बड़ी बात है। और अभी आप जानते हो कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनकी यात्रा पर भी हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट, सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 में अगर हम बात करें तो 2023-24 में सऊदी अरब के लिए भारत से आयात लगभग 31 अरब 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था, जबकि निर्यात 11 अरब 56 करोड़ का था। ठीक है, तो ये डेटा आपके सामने आया हुआ है, मेन पॉइंट आपके सामने ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे। सऊदी अरब में भारतवंशी समुदाय के प्रमुख सदस्य और जो है कई अन्य लोग इसमें जो है जैसे कि जेद्दाह वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि अली मोहम्मद अली ने भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक अवसर पर अपने विचार साझा किए हैं। और सऊदी अरब की अगर बात करते हैं तो कल हमने आपको बताया था सऊदी अरब विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। सऊदी अरब पश्चिम की ओर लाल सागर है, इसके पार मिस्र है, दक्षिण की ओर ओमान यमन है। कल मैंने बताया था ना आपको सऊदी अरब के बारे में, यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये आपका सऊदी अरब है, इसकी राजधानी रियाद यहाँ पर है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेड सी है आपका, इधर यहाँ पर आपका जॉर्डन है इधर, ठीक है, इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका यमन है, ओमान है ना, इधर यूएई है आपका, इधर पर्शियन सागर है। ठीक है, तो ये कल हमने आपको इसको डिटेल्स में बताया था। मैंने कहा था कि सऊदी अरब के मैप के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसके पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, उत्तर में इसका इराक है, जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूर्व में फरस की खाड़ी और कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात है। राजधानी क्या है इसकी? रियाद है। मुद्रा यहाँ की क्या है? रियाल है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, हो सकता है सऊदी अरब के बारे में प्रश्न पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। क्या रॉन्ग स्टेटमेंट? नंबर 1, सऊदी अरब भारत का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, गलत है, रॉन्ग है। पहला नहीं, 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, 5वां है। तो ये कथन क्या है? रॉन्ग है। क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। दूसरा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? एक नंबर नहीं सही है। देखो केवल एक कहां पर है? यहां पर है, तो यानी ए इज द राइट आंसर। बस हो गया। ठीक है, चलिए। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया अभी हाल ही में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो है शोक संवेदना अपनी व्यक्त की है। तो रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। वे 88 वर्ष के थे और पिछले कुछ हफ्तों से वे बीमार चल रहे थे। इसके अलावा पोप फ्रांसिस पहले लातिनी अमेरिकी पोप थे और वे सर्वाधिक उम्र में पोप बनने वाले व्यक्ति भी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है अप्रैल 2025 में। तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन वर्ष 2025 में किस महीने में हुआ? आप कहेंगे सर अप्रैल 2025 में हुआ। ठीक है, याद रहेगा। आगे, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत की यात्रा पर भी आए हैं, और ये 4 से 5 दिवस की इनकी यात्रा है और ये जयपुर गए घूमने, इसके अलावा कई अन्य प्रमुख जो है स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया। ठीक है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अप्रैल 2025 में अपनी 4 दिवसीय की यात्रा पर आए, 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की भारत की यह पहली यात्रा है, तो इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वैंस हैं। ठीक है, पहली यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने और इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त बयान के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करेगी, जो इनकी यात्रा है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्ष परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे, और इस यात्रा पर उनके साथ अमेरिका की द्वितीय महिला कौन? उषा वैंस, और जो है अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी इसमें शामिल हैं, जो कि इनका
पूरा का पूरा जो कुनबा आया हुआ है यहां पर, ठीक है। नोट की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है, जो कि कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। सीनेट एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसके दो सदन कहे जाते हैं, क्या, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये इसके दो प्रमुख सदन हैं, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, कई बार प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। चलिए बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, अमेरिका के उपराष्ट्रपति अप्रैल 2025 में अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। इस यात्रा पर उनके साथ अमेरिका की द्वितीय महिला कौन, उषा वेंस, और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल थे, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, सही है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको समझने, मुझे नहीं लग रहा कि समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी आपको, ठीक है। चलिए, अफगानिस्तान द्वारा पोलियो के टीके लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन अभी शुरू किया गया है, राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। पोलियो के बारे में आप जानते होंगे, भारत तो दरअसल इससे मुक्त हो चुका है, यानी कि भारत में अब पोलियो के केस नहीं आते हैं। हालांकि बीच बीच में पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की आप जानते होंगे, 2 बूंद जो है आपके माउथ में टपकाया जाता है, पिलाया जाता है आपको, आप सभी लोगों ने इसको पिया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इसमें जो है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है पोलियो से, और हम अपंग हो जाते हैं। तो ये एक खतरनाक डिजीज है अपने आप में, अगर हम पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते हैं तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। ओके, तो अफगानिस्तान वैश्विक लेवल पर 3 ऐसी कंट्रियां हैं जो पोलियो से अभी भी ग्रसित हैं। एक आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, एक आपका बगल का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और एक शायद आई थिंक शायद नाइजीरिया या कोई और कंट्री, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 3 कौन सी कंट्री हैं। 2 तो हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और एक नाइजीरिया या कोई और देश है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नाइजीरिया कंट्री है तीसरी या कोई और कंट्री है, ठीक है, जो पोलियो से अभी भी पीड़ित है, ठीक है। बाकी भारत में ऑलरेडी जो है इसका उन्मूलन किया जा चुका है, और इसके पोलियो के 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप में से 2 टाइप और टाइप 2 टाइप 3 को उन्मूलित कर लिया गया है, लेकिन जो टाइप फर्स्ट है वो अभी भी क्या है, अभी भी चर्चाओं में रहता है, और उसी से पोलियो बढ़ता है। तो आइए हम इसके पॉइंट को देखते हैं। तो अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 अप्रैल से 5 वर्ष से कम आयु के 11.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अफगानिस्तान में पोलियो के 25 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि अभी भी वहां पर केस निकल रहे हैं, भारत में केस अब नहीं निकलते हैं। पोलियो वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह एक क्या है, वायरस है, यह मानव में पोलियो रोग का कारण है। यह एक आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए जानते होंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को बोलते हैं। कभी कभार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ आरएनए और डीएनए, अच्छा बताओ वायरस में आरएनए पाया जाता है कि डीएनए पाया जाता है कि दोनों पाया जाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। खासकर जो बायो से होंगे, जिनके पास माइक्रोबायोलॉजी या जियोलॉजी रहा होगा, उनको पता होगा कि वायरस या बैक्टीरिया में आरएनए डीएनए या आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है। अगर आपको पता है तो मुझे इसका उत्तर जरूर बताइएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर डीप नॉलेज होगी तभी आप बता पाएंगे। खैर छोड़िए, आता होगा तो बताइएगा मुझे। तो और ये पिकोनेवर्टी परिवार एंटोवायरस सी प्रजाति का एक सीरोटाइप है। पोलियो वायरस के 3 सीरोटाइप होते हैं। नंबर 1 सीरोटाइप फर्स्ट, सीरोटाइप सेकंड, सीरोटाइप थर्ड। पोलियो रोग को रोकने के लिए तीनों सीरोटाइप से बचाव आवश्यक है। टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस भारत में आखिरी बार 1999 में देखा गया था, और इस स्ट्रेन को सितंबर 2015 में समाप्त घोषित कर दिया गया, स्ट्रेन 2 को, है ना, जो सीरोटाइप 2 है। टाइप 3 वाइल्ड पोलियो वायरस को आखिरी बार नवंबर 2012 में पाया गया, इसे अक्टूबर 2019 में उन्मूलित घोषित कर दिया गया। आजकल केवल टाइप फर्स्ट वाइल्ड पोलियो वायरस समाज में पोलियो फैला रहा है, तो इस पर काम अभी व्यापक स्तर पर टाइप फर्स्ट पर किया जा रहा है, यानी कि सीरोटाइप जो फर्स्ट है आपको, उस पर अभी काम किया जा रहा है। ओके, याद रहेगा। बताइए हाल ही में किस देश में पोलियो उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भूटान में, यानी कि कहां पर जो है ये एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है पोलियो को उन्मूलित करने के लिए? तो वो आपका देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, राइट। चलिए अब आपके लिए प्रश्न है कि बताओ विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 17 अप्रैल, 17 मार्च, 18 अप्रैल, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप ज्यादा से ज्यादा देंगे। कमेंट भर भर के आपका उत्तर आना चाहिए। देखता हूं कि आप कितने ज्यादा जागृत अवस्था में, कितने ज्यादा एक्टिव होकर करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा
पीसीएस की टेस्ट सीरीज 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर पीसीएस का बैच आपको लेना है या पीसीएस की तैयारी या आरओ की तैयारी में कोई दिक्कत अगर आपको होती है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। किस नंबर पर? इस नंबर पर 8604409201 पर। इसके अलावा डिकोड एग्जाम के माध्यम से आरओ के प्री के कोर्स, मेंस के कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, आरओ के टेस्ट सीरीज, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप चाहें तो उन प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या संस्थान का जो नंबर दिए गए आप उनसे बात कर सकते हैं। अब आपके लिए पीसीएस या यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न है कि बताओ पोलियो रोग क्या है और वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में अभी तक पोलियो का उन्मूलन नहीं किया जा सका है, इसके प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। ज्यादा नहीं लिखना है, बस केवल 125 शब्दों में आपको इसको लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मेरी तरफ से आपके जो है जीवन के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।